अभी तक हम लोगों ने एयरपोर्ट डिज़ाइनिंग, उनके कंसेप्ट्स और जो पॉसिबल आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वहाँ पे उसमें प्रिपेयर किया था। अब जो इनकी वर्कबुक शीट है, जो कि उसका मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को उसमें डिटेल से सॉल्व कर पाओ। चैप्टर नंबर 5। राइट, ये हमारे पास में इनके जो वर्कबुक है उसके शीट के आंसर्स। अब इनके एक एक क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड मैं कैरी करता हुआ चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू द एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट प्लस द पेलोड। ठीक है, जिसको वो कैरी करके लेके जाने वाला होता है, यही हम लोग मैक्सिमम वेट है जो टेक ऑफ के वक्त हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, विंडरोज डायग्राम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, इसमें रनवे ओरिएंटेशन। ठीक है, बाकी इसमें रनवे कैपेसिटी होना, ज्योमेट्री डिज़ाइन और फोल्डिंग एप्रॉन, ये सारी चीज़ों के लिए नहीं होता। उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ हम लोग रनवे के लिए ही उसको रखा जाता है, ओरिएंटेशन के लिए ही उसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें विंड पैरामीटर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी तीनों को हम लोग क्लब किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर एस्टिमेटिंग द रनवे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर एयरक्राफ्ट लैंडिंग? नॉर्मल, मैक्सिमम टेम्परेचर, एयरपोर्ट एलिवेशन, मैक्सिमम लैंडिंग वेट, और नेक्स्ट हो गया इफेक्टिव रनवे ग्रेडियंट। ठीक है, ये हमारे पास में जो लैंडिंग के लिए होगा, तो इन सब में मैक्सिमम लैंडिंग वेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हम लोग रनवे लेंथ के लिए पहले ही अकाउंट कर चुके होते हैं। तो एयरपोर्ट एलिवेशन या फिर यूं कहो कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है या ग्रेडियंट, ये तीनों ही इफेक्ट हैं जो कि हम लोग कंसिडर करते हैं। अब इनमें से जो मैक्सिमम रह जाता है, एक तो एयरपोर्ट एलिवेशन और लैंडिंग वेट। आप इस लाइन को इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर एस्टिमेटिंग द रनवे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर एयरक्राफ्ट लैंडिंग। ठीक है, इसमें टेम्परेचर, ग्रेडियंट, ये दोनों इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। जो हम लोगों ने क्लास में भी उस टाइम डिस्कस किया था कि एट द टाइम ऑफ द लैंडिंग, इफ देयर इज अ ग्रेडियंट, और पॉजिटिव ग्रेडियंट के लिए ही हम कंसर्न थे, इफ देयर इज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट on the runway, then that positive gradient is actually going to reduce the requirement of length of runway for landing purpose, right? तो वो gradient को उसमें रिमूव कर दिया गया था। दूसरा था हमारे पास में नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो भी हम लोगों ने इसमें हटा दिया था एयर डेंसिटी के क्लॉज के चलते। तो हमारे पास में जो इसमें रह गया था, एक था एयरपोर्ट एलिवेशन, ये वो पैरामीटर जो कि हमें इसमें ज़रूरत होता है, और दूसरा होगा मैक्सिमम लैंडिंग वेट, कि वेट के साथ वो कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा
और ट्रैवल करने के साथ में वहाँ पर हम लोगों को एक एलिवेशन जिसमें ऑक्सीजन डेंसिटी की भी रिक्वायरमेंट थी, वो दोनों फैक्टर हैं जो कि इसमें रिक्वायरमेंट है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सेकंड एंड थर्ड, और उसके बेसिस पे इसका ऑप्शन सी। ठीक है, कास्टर एंगल ये ऑलरेडी क्लास में एक बार डिस्कस हो चुका है हमारे पास में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द रनवे लेंथ आफ्टर correcting for elevation and temperature is 2845 meter. If the effective gradient on the runway is 0.5%, the revised runway length will be। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो करेक्शन अप्लाई करते हैं वो हो गया 20% फॉर एवरी 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट। क्वेश्चन में जो आपको परसेंटेज गिवन है दैट इज 0.5%, तो ये वैल्यू हो गया करेक्टेड ये दोनों पैरामीटर्स हैं, इनको ऐड कीजिए और आंसर 3129.5 मीटर। ठीक है, इसके नियरर जो आंसर है वो आपको 3130। इसको अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी देखोगे तो ये भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। 20 और 0.5 मिल के तो 1 ही हुआ। ठीक है, डिवाइड करोगे तो उसमें यहाँ पर आपको 10 मिला था, तो उससे सिर्फ ये पॉइंट पे रह गया होगा। और ये नियर आंसर जो इसमें आपको 3130 के इसके नज़दीक ही है जो ऑब्जेक्टिव में आपको ये आंसर मिलता हुआ जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ए रनवे एट एन एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर अबव MSL and airport reference temperature of 16 degrees Celsius, the rise in temperature to be taken into account as per ICO। ठीक है, वो जो हम लोग डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट करते हैं ये उसी के लिए पैरामीटर पूछा गया था। तो यहाँ हमारे पास में स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो इसमें चेंज होगा वो है 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.0065 चेंज इन एलिवेशन अबव MSL, तो वो यहाँ पर आपको दे रखा है 1000, मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे रिजल्ट मिला 8.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस अगर कैलकुलेट करें तो 16 डिग्री सेल्सियस माइनस 8.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आंसर हो गया 7.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे लिए क्वेश्चन 6। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, which of the following factors are to be taken into consideration while designing of the taxiway? Volume of air traffic, runway configuration, location of terminal building, location of hangars। ठीक है, ये सारे ही पैरामीटर्स हैं जो कि हम लोग इसमें कंसिडर करें। हैंगर बिल्डिंग के साथ में भी उसको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए, क्योंकि जब हम लोग कंसिडर करते हैं इंजन फेलियर, तो उसमें से जब स्टॉप वे के थ्रू आएगा तब वो डायरेक्टली हैंगर बिल्डिंग तक जाएगा। तो ये हैंगर बिल्डिंग वाला जो लॉजिक है ये वहाँ से आपको इसमें रिलेट होगा। ठीक है, और आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल मेजर्स, एयर ट्रैफिक कंपोजिशन, VFR, IFR ऑपरेशन, रनवे कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फैक्टर्स अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ द रनवे। ठीक है, ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो हम लोग कैलकुलेशन के अंदर या जब उसकी बात करते हैं जिसके बेसिस पे कैपेसिटी होगा, वो सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होते हुए जाएंगे। ये क्वेश्चन भी हम लोग बस थ्योरी के बेसिस पे या फिर एक तरह से कहो कि कॉमन सेंस के बेसिस पे इसको हम लोग आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा है उसका मैं एक बार आपको लिख के दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर एंड मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, तो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर (43 डिग्री सेल्सियस), डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका थ्योरेटिकल ईयर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये डायरेक्टली वो स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पे बेसिक रनवे लेंथ को हम लोग चेक करते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल लैंडिंग, नॉर्मल टेक ऑफ एंड फिर इंजन फेलियर एट टेक ऑफ। ठीक है, ये तीनों ही केस है जो हम लोग कंसिडर करें। क्वेश्चन नंबर 12, द परसेंटेज of time in a year during which the crosswind component remains within the permissible limit, that is wind coverage। वो डायरेक्टली स्टेटमेंट है, ये कन्वेंशनल में भी पूछा गया था, विंड कवरेज क्या होता है, हाउ विल यू डिफाइन द विंड कवरेज, व्हाट इज विंड कवरेज। ठीक है,
Question number 13. At a certain station, the mean of the average temperature is 25 degrees Celsius and the mean of maximum daily temperature is 40 degree Celsius. Again, same formula. 15 डिवाइडेड बाई 3 5 और ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें रहा रनवे इज लोकेटेड 450 मीटर अबव द मीन सी लेवल इफ द एरोप्लेन रेफरेंस फील्ड इज 1800 मीटर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटेड करेक्टेड रनवे लेंथ फॉर एलिवेशन। तो इसमें 7% के साथ हम लोग ये जो कैलकुलेशन है उसे परफॉर्म करें। 7% पर 300 मीटर आपको जो टोटल दे रखा है रनवे लेंथ 1800 मीटर और यहाँ हो गया 450। ठीक है, इनको आप लोग कैंसिल आउट कीजिए 6 और यहाँ से आप लोग इसको ठीक है, फिर ये वाली जो पैरामीटर्स हैं उनको आप लोग कैलकुलेट करना। नाइनटीन 89। ठीक है, नियर आंसर जो है 1989 मीटर। ये तो आपको मिलेगा 189 मीटर। फर्दर इसको जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, उनको मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट। ठीक है, नियर आंसर जो है इसका सी। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो एरर्स हैं उनको आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो एक्सेप्ट हो सकते हैं कैलकुलेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं, मतलब जो मैच होगा वो ये है कि जो ए ऑप्शन है वो मैच होता है, लेकिन इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड में लिखा गया है वो 0.5% है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है 0.5%, वो 0.5% ना होके वो 1% है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा एरर है जो हम लोगों को इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद में जब देखोगे तो ही आप लोग करेक्ट आंसर पे जाओगे, या फिर इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि इसमें अगर वैसे देखा जाए तो सारे गलत हो गए, कोई इसमें सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड वाला जो है 0.5% वो गलत है। अब गलत है, लेकिन इनमें से हमें जो अप्रोप्रिएट जो देखना है, जिसमें एक गलती को अगर नेगलेक्ट कर दें तो बाकी जो देखोगे वो आंसर इसमें ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 डी। क्वेश्चन नंबर 17, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है बी, इंक्रीज 7% पर 300 मीटर, राइज इन एलिवेशन अबव MSL। क्वेश्चन नंबर 18 सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द साइज ऑफ द हैंगर, लेंथ, विंग स्पैन एंड हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20th, ये भी रिजल्ट आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें थोड़ा सा एरर है एक तरह से कह सकते हो, इसलिए मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। विंडोज डायग्राम showing wind direction, duration and intensity are an essential requirement for planning the best direction of main runway of the airport। ठीक है, इसके बाद में द करेक्शन फॉर एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट हैव टू बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ मेन रनवे ऑफ एन एयरपोर्ट एज पर ICAO रिकमेंडेशन। अब वो क्लास की उस लाइन को रिकॉल करना कि जब FAA का क्लॉज की बात करते हैं तो FAA का क्लॉज सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह वैलिड हुआ था और वो था इस ग्रेडियंट के लिए। तो बेसिकली ये ICAO की गाइडलाइन नहीं है, ये गाइडलाइन ही हमारे पास में FAA की है। तो ये आंसर हमारे पास में इसका जो रीज़न है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, रनवे कैपेसिटी विल बी मोर इन एयरपोर्ट operating under VFR then IFR। VFR stand for visual flight rules, IFR stand for instrumental flight rules। VFR visibility clear होगा, instrumental flight rules are applicable in bad weathering condition, hence visibility will be low and it might be possible that the aircraft movement will be less। तो उसके चलते हम लोग इसको लेस नंबर ऑफ जब एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होगा तो वो वैल्यू कम ही होगी, इन दोनों का रेशियो ग्रेटर देन 1 ही आता हूँ हमको दिखाई देगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, in case of airports the innermost portion of approach zone where an obstruction is to be critically viewed is
known as clear zone. The airport, the area of airport other than the approach zone which is used for turning एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड एज अ टर्निंग जोन। जैसे अगर ये रनवे होगा तो रनवे के बाद में यहाँ पर अप्रोच जोन लगाएंगे और उसके बाद में वो टर्निंग ऑपरेशन जो इस तरीके से परफॉर्म करता हुआ आएगा। इंजन फेलियर केस का एक और स्टेटमेंट होता है, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब एयरक्राफ्ट की अगर स्पीड सफिशिएंटली ज़्यादा होती है, मैंने अभी तक जो क्लास में डिस्कस किया था वो केस तब था तब जब स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट कम है। अगर स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट कम होता है तो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स के साथ में एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू स्टॉप विद इन द स्टॉप वे ओनली, ठीक है। But if the speed of the aircraft is high, then and after applying the brakes, then it might be possible the aircraft will go to the ground surface. तो ऐसा ना हो तो in that condition the aircraft pilot will have a compulsion to go for the takeoff operations. और उसमें जब वो टेक ऑफ करेगा तो टेक ऑफ करके वो इस तरह से टर्न होके वापस लैंडिंग जोन में आता हुआ दिखाया। दैट पर्टिकुलर जोन आइदर बोथ द साइड्स इज कॉल्ड एज द टर्निंग जोन, ठीक है। इसके बाद में विंडरोज डायग्राम इज यूजफुल इन डिसाइडिंग ऑन द orientation of runway, ठीक है। straight forward safe landing and takeoff of the following factors need to be carefully considered: crosswind, runway grade, runway width and side clearance, and fourth हो गया obstructions। इसमें रनवे ग्रेड का मतलब जो है वो हमारे पास में ऑलरेडी जब हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये चीज़ को पहले अकाउंट कर लिया जाता है कि वो प्रॉपरली हमारे पास में लोड को सर्व करने के लिए कैपेबल है या नहीं। अगर वो नहीं होता तो उसमें पहले ही हम लोग उसको अवॉइड कर चुके होते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए द रनवे लेंथ ऑफ एन एयरपोर्ट लोकेटेड एट 460 मीटर अबव MSL करेक्टेड फॉर एलिवेशन इज 3670, ठीक है। एलिवेशन के लिए आपको ऑलरेडी दे रखा है। इसके बाद में देखा था मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मीन डेली टेम्परेचर फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। आपको TM और TA दोनों दे रखा है। व्हाट विल बी द फाइनल करेक्टेड लेंथ ऑफ द रनवे विद करेक्शन इनकॉर्पोरेटेड आल्सो ड्यू टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो पहले हम लोग ये चेक कर ले कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर में क्या चेंज रहा होगा। तो 15 डिग्री सेल्सियस माइनस एलिवेशन कितना है 460 मीटर, ये हो गया 12.01 डिग्री सेल्सियस। ART कैलकुलेट करें, TM TA प्लस TM माइनस TA डिवाइडेड बाई ठीक है। ये वैल्यू मिलता है 21 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो डेल्टा T डिग्री सेल्सियस होगा वो नियर अबाउट 9 डिग्री सेल्सियस आपको मिलता हुआ जाएगा, ठीक है। और रनवे लेंथ जो हम लोग कैलकुलेट करें वो रनवे लेंथ क्या हो गया फिर, वो होगा 1%, ठीक है। 3670 फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन ART अबव MSL। ये वैल्यू आपको नियर अबाउट मिलेगा 330.38, ठीक है। तो जो करेक्टेड हो गया, करेक्टेड ऑलमोस्ट ये आपको कितना रह गया 4000 मीटर, ठीक है। इसमें ऑप्शंस जो दे रखे हैं, इसको क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा हिंट वैसे भी दे देता हूँ कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि ESC का है तो ऑफ कोर्स आपके पास में कैलकुलेटर तो है नहीं, ठीक है। तो ये वाला आंसर आई होप ये आपसे कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। ये 6-5 से मल्टीप्लाई करके ये नियर आंसर आपको मिलेगा। हम नहीं कहते आपको एग्जैक्ट मिलेगा, लेकिन ये नियर मिल जाएगा। ये आपको एग्जैक्टली कैलकुलेशन हो जाएगा, 9 डिग्री मिला है, ठीक है। अब इन दोनों से यहाँ पे रह गया, ये है, ये भी हमने बोलते हैं एग्जैक्ट ले लो, लेकिन आपको ये है कि भाई वो 3670 है तो 367 से तो कम होगा। 10 यहाँ से हटा दो तो 367 से तो कम होगा। तो उसमें अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको 300 या 310 के आसपास या 300 इसको अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए। 300 ऐड करोगे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो 3670 प्लस 300, तो वो जो आंसर है वो इसमें सिर्फ एक ही जगह मिला है। मैं आपको ये लाइन सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ
कि जब भी कभी आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके अंदर आपके पास में कैलकुलेटर नहीं होगा और विद इन 1 मिनट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो इन दैट कंडीशन योर आंसर विल ऑलवेज बी एज अप्रोक्सीमेटेड, उसमें एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं मैच करता है, ठीक है। तो उसकी एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, यू शुड बी गुड एट कैलकुलेटिंग द वैल्यूज इन द मल्टीपल ऑफ 10 और 5, वो आपको आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें अब आपके इसके अगर जैसे लॉजिक देखते हो तो यहाँ पर जैसे आपके पास में था 3670, वो करेक्टेड है। तो उसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो 4 ऑप्शन इस तरीके से, फर्स्ट ऑप्शन 4500, सेकंड वन इज 4000, 3750 एंड द लास्ट वन इज 3400। सो आउट ऑफ दीज फोर द लास्ट वन इज दैट इज 3400 इज रूल्ड आउट। जो 3670 उससे तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। इसके बाद में रह गया जो ये 3 पैरामीटर है 3750, 4500 एंड 4000। तो इन तीनों में से अगर जब आप देखोगे तो यहाँ से इसका नज़दीक, नहीं बोलते कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, लेकिन उसके नज़दीक में जब यहाँ से आपको, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ आप ये वाली वैल्यू है इसको आपको कैलकुलेट करना ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको रहेगा पेशेंस, आप इसको 450 से सॉल्व कर लो, 70 से देखोगे तो वहाँ नियर एन आंसर है जो इसमें मिलता हो जाएगा। तो उससे आपका ये टेंटेटिव आंसर है जो यहाँ पर आपको मिलेगा, और उसी से एक हिंट बस आपको मिलेगी कि आप इसको 4000 के नज़दीक में ही इसका कोई आंसर आपके पास में होगा, ठीक है। तो ये एक हिंट है, मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के अंदर आपके आंसर्स टेंटेटिव आपको मिलने चाहिए, और 1 मिनट में पढ़ के सॉल्व करना है तो उसके लिए आपके कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन की ज़रूरत है जो आपको होना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स ये भी लाइन लिख देते हैं मेल्स वगैरह पे या फिर डिस्कशन में आ जाता है कि सर बोलते हैं वैदिक गणित की हमें कोई ज़रूरत है क्या। मैं आपको स्ट्रांगली बोलता हूँ कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि वो ऐसा कोई आपको वैदिक गणित टाइप का कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, ना ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन के लिए होते हैं, 2-4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके लिए इतना सब कुछ डिटेल से पढ़ोगे उससे बेटर है कि आप लोग अपना जो सिलेबस है उसी को 2 बार और पढ़ लेना, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आपको यही बोलेंगे कि आपको सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर वो वैल्यूज़ को कैसे हम लोग रफली कैलकुलेट करते हैं। एक बार में नहीं आता, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाता है उसके अंदर कि आंसर क्या रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में व्हाट शैल बी द रेडियस ऑफ एन एग्जिट टैक्सीवे विद डिजाइन एग्जिट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.13, ठीक है। तो इसमें r इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 125 f, ठीक है। तो v की वैल्यू जो है वो 90 दे रखा है, 125 और 0.13, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप इसको कैलकुलेट करो, इसके आंसर जैसे यहाँ पे तो है 500 के नज़दीक है जो इसका आंसर आपको इसमें मिलता हो जा रहा है, तो ऑप्शन इसका डी रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब इसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 28, वो इस तरह से देखो, रनवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन अ न्यू एयरपोर्ट एज पर द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO recommendations. The elevation and airport reference temperature of this airport are 535 meter above the mean sea level and 22.65 degree Celsius respectively. Consider 1% effective gradient. The length of runway required for a design aircraft under the standard condition is 2000 meter. Basic runway length आपको given है. Within the framework of applying sequential correction as per the ICAO recommendation, the length of runway corrected फॉर द टेम्परेचर इज, उन्होंने सिर्फ टेम्परेचर तक ही आपसे इसमें पूछा है। इस लास्ट लाइन को देखो, हालांकि आपको 1% इसमें इफेक्टिव ग्रेडियंट, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही सिर्फ इसलिए है ताकि इसमें जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो उसमें ये चीज़ बहुत स्टूडेंट पूछते थे कि सर इसमें ग्रेडियंट दे रखा है तो ग्रेडियंट के साथ में भी कैलकुलेट करो। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि लास्ट लाइन उन्होंने लिखा हुआ है क्लियर कट कि सिर्फ टेम्परेचर के साथ ही पूछा हुआ है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है आगे इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे, राइट। और उसके लिए आपके पास में सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, आपके पास में कैलकुलेटर है तो उससे 249, ये बेसिकली गेट का क्वेश्चन है तो यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन विद यूजिंग कैलकुलेटर। सो द करेक्टेड
runway length will be approximately 2500 meter. Standard temperature delta T degree Celsius ठीक है। तो करेक्टेड runway length approximately 2500 meter. क्वेश्चन के अंदर ये सारे पैरामीटर्स आपको गिवन थे। हालांकि यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू टिल द ग्रेडियंट आफ्टर करेक्टेड रनवे लेंथ ग्रेडियंट, वहां तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द रनवे लेंथ फॉर द टेम्परेचर करेक्शन, वो वहां तक के लिए जो मिलेगा रनवे लेंथ उसी में पूछा गया। इन क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट ऑलमोस्ट अब आपका यहाँ पे रनवे वाला एयरपोर्ट डिज़ाइनिंग के लिए जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। मैं एयरपोर्ट जो रेलवे पोर्शन है उसमें भी मैंने यही आपको कन्विंस करने की कोशिश की थी। यहाँ पर भी एयरपोर्ट के लिए भी मैं आपको एक ही चीज़ कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन केस वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्रोच question of IES, you should be able to solve the question without using calculator and your answer will always be as a approximated. There will not be any type of the concept or theory of safety. वो safety वाला कोई लॉजिक नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ में जब हम लोग क्लासेस में चेक करते थे तो उनका एक ही आंसर होता था कि हम लोग सर सेफ्टी के लिए ज़्यादा कंसर्न है, तो हम लोग किसी भी आंसर को हो सेफ्टी के लिए पहुंचा दिया जाता है। जबकि सेफ्टी का जो क्लॉज है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चंस के अंदर, और टू बी प्रिसाइज वो क्वेश्चन हम लोग सिर्फ आईएएस या आईएफएस की जब बात करते हैं वहां होता है, क्योंकि उन क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है स्टूडेंट से कमेंट ऑन योर रिजल्ट, तो वहां आपको सेफ्टी का क्लॉज वहां पे बताना होता है। अदरवाइज आईएएस कन्वेंशनल इसमें आपको जो आंसर कैलकुलेट होता है वहीं पे छोड़ दिया था। टिल डेटेड अभी तक ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें कि उन्होंने सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट उन्होंने करने के लिए कहा हो। उनका हमेशा जो आप लोग अब आपके पास में सबके पास आईएएस की, आईएफएस और बेसिकली आईईएस की सबके कन्वेंशनल के भी होंगे, नहीं तो आप देख लोगे तो उन सब में आपको एक सिमिलरिटी मिलेगी कि जो आईएएस आईएफएस वाले होते हैं वहां पर एक लाइन और लिखी होती है कुछ क्वेश्चंस के साथ में कि कमेंट ऑन योर रिजल्ट। आईईएस के आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए उनमें कभी भी ऐसा होगा तो शायद एक या दो क्वेश्चन में होगा, अदरवाइज कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ये लाइन है वहां पे तो ही आपको सेफ्टी के साथ में अपना स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो जैसा वैल्यू मिला है वैसे में ही एज इट इज छोड़ दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर बहुत बच्चों के एरर हो जाते हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ को अपने जो मेरे दोनों सब्जेक्ट्स हैं दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स को मैं कन्विंस करने की यही कोशिश करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं यू शुड बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, वो हमेशा एक अप्रोक्सीमेटेड होंगे, कभी वो एग्जैक्ट आंसर नहीं। मैंने आपको यहाँ पर भी वही एक हिंट देने की कोशिश की है कि अप्रोक्सीमेटली आंसर आपको कितना मिलता हो जाएगा। ठीक है, अभी घर पर हैं, फ्री में हैं, फ्री बैठे हुए हैं, तो हम लोग आसानी से कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट यही करूँगा और इस बात को समझने की भी कोशिश करना कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो अप्रोक्सीमेटेड आंसर है वहीं पे जाते हैं। सेफ्टी का क्लॉज ऑब्जेक्टिव में कभी हमें ध्यान नहीं रखना है। ये आपके एयरपोर्ट के जो वर्कबुक है उसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ तक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक टनल इंजीनियरिंग। टनल इंजीनियरिंग के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो उनमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो पूछते हैं। तो पहले हम लोग इनका क्या मेथड होगा, किस तरीके से इनको बनाया जाता है या क्या इनकी सीक्वेंस होती है बेसिकली, उन सब चीज़ों को हम लोग इसमें समझते हैं, फिर आगे हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो पहले कुछ जो स्टैंडर्ड शेप्स हैं उनको इसमें चेक कर लीजिए।
ठीक है। अब ये टनल इंजीनियरिंग क्या है, पहले तो इसका जो बेस है या कंसेप्ट जैसे हम लोग बोले, पहले उसे उसमें जाते हैं, फिर उसके बाद डिटेलिंग से इन सब चीज़ों को हम लोग प्रिपेयर करते हुए चलते हैं। देखो, टनल इंजीनियरिंग जैसे हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर यूँ कहो कि हम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो उस केस में कुछ सीक्वेंस बनती है। किन्हीं भी दो एरियाज को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह कुछ होते हैं, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो दिया जाता है वो दिया जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व्स को, चेंज इन अलाइनमेंट वाले को। ठीक है, और अगर वो वहाँ पे रूल्ड आउट हो जाता है तो हम लोग जाते हैं वर्टिकल कर्व्स पे। जब वर्टिकल कर्व्स रूल्ड आउट होते हैं तो हम लोग जाते हैं टनल इंजीनियरिंग में। ये लास्ट ऑप्शन है रखा जाता है। उसके पीछे रीज़न इतना सा है, हम लोग सॉइल इंजीनियरिंग जब पढ़ते हैं तो सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स है जो हम लोग वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। उसके पीछे का एक रीज़न है, वो ये कि सॉइल में हम लोगों ने सिर्फ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल है उसे ही कंसिडर करते हैं। उसके अंदर खुद एक जो स्ट्रेंथ होती है वो है कंप्रेसिबिलिटी, उस स्ट्रेंथ को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं ये मान के कि ऑल द सॉइल पार्टिकल्स आर इनकम्प्रेसिबल, जो कि कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसके चलते, और हमारे फिर इक्विपमेंट्स का जो बिहेवियर है, प्लस जो हमारे पास में जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी श्योरिटी को गेन करने के लिए हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और होता ये है कि जब स्ट्रक्चर्स जब बनाए जाते हैं तो उनमें वो सेटलमेंट, जो कंप्रेसिबिलिटी वाले जो टर्म है, जो हमारे लिए थोड़ा सा ये कह सकते हो कि जिसको हम लोगों ने नहीं समझ पाए थे प्रॉपरली, उसके लिए फॉर्मूलेज वगैरह भी हैं, डिटेल में भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ एरर रह जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे, उसके बाद जाके कहीं पे कुछ हद तक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए बिल्डिंग्स के अंदर जो सेटलमेंट जितना हम लोग कैलकुलेट होता है उसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही सेटलमेंट हम लोगों को मिलता हुआ जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उसके चलते हम लोगों को ये फिर ध्यान रखना होता है कि बिल्डिंग का बनाते वक्त वो सेटलमेंट का वैल्यू क्या होगा, कितना रखना है। अब आप एक बात सोचो कि हम लोग अभी तो जो डिस्कस कर रहे हैं वो तो वो स्ट्रक्चर पे, उस स्ट्रक्चर के लिए किया जा रहा है जिसके बिलो में जो सॉइल है वो हमें विजिबल है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं टनल इंजीनियरिंग की, तो टनल तो पूरा का पूरा इनसाइड द सॉइल है, और जो इनसाइड हो गया तो उसमें तो हमें पता ही नहीं होता कि सॉइल का बिहेवियर कैसे होने वाला है। जब ये जो प्रॉब्लम आती है, कुछ मीटर में ही अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है, फॉल्ट्स प्लेन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, वाटर मिल सकता है। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं। जो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो चुकी होती हैं तो उसके बाद में फिर हम लोग आगे मूव कर पाना या फिर उसको टनल बना पाना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह जाता है। तो टनल इंजीनियरिंग को हम लोग, या टनल्स को जो थ्योरी है उसको आप ये सोच लीजिए कि टनल हम लोग हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट इफ देयर इज अ कंपल्शन देन ओनली वी विल गो फॉर द टनल इंजीनियरिंग, या टनल्स के लिए हम लोग उसको ऑप्शंस में रखते हुए चलते हैं। अब इसमें टनल्स में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिनको हम लोग उसमें अब रिलेट करते हैं। तो उसमें एक ऐसा लॉजिक है जहाँ से ये सारी चीज़ें आपको रिलेट होती हुई बहुत इजीली दिख जाएंगी। ठीक है, उसको कोशिश करना है समझने के लिए कि उसको किस तरह से हम लोग उसको रिलेट करते हैं, बड़े अच्छे से समझना है इस लाइन को। देखो, हम लोगों को जब सॉइल के बारे में जब सॉइल से भी सिंपल लेके आते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि जब हमें फोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उसके सामने हम लोग मेंबर सेक्शन को या मेंबर को इजीली प्लेस कर सकते हैं जहां से पूरा फोर्स वो आसानी से ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि सामने से जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स के बारे में मुझे नहीं पता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास पूरी तरह से नहीं है कि वो फोर्स कैसे मेरे मेंबर को या किस तरह से उस शेप को डैमेज करने की कोशिश करेगा, या जो मेरा पर्पस है उसको कैसे वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसके रास्ते में ही ना आए, और ऐसा कोई पाथ बना दें कि वो बिना हमें डैमेज किए चुपचाप वहां से चला जाए। आई होप ये दो लाइन समझ में आई। अगर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग सॉलिड उसके सामने रहते हैं। जब हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग बचने के रास्ते ढूंढते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, ये दो चीजें सीख या दो स्टेटमेंट उनको समझने की कोशिश करना। फोर्स की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, अब अगर ये छोटा सा लाइन समझ में आया तो इस तरह से सोचो कि यहाँ पर जैसे फोर्स जो है वो स्ट्रेस के लिए हमें कांटेक्ट एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक बात सोचो, ये जो शेप दे रखा है इसमें कांटेक्ट एरिया हमें सफिशिएंट मिला हुआ है।
कॉन्टैक्ट एरिया सफिशिएंट है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग जब चेक करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सफिशिएंट होने के चलते यहाँ पर जो भी टनल होगा, मतलब आप ये सोचो इसके ऊपर टनल है, इधर यहाँ पे पूरा पूरा रॉक वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ अगर ये टनल के ऊपर वाला जो सरफेस देखते हैं तो यहाँ पर क्या डेफिनेटली कॉन्टैक्ट एरिया जो टनल का मटेरियल होगा उसके लिए हम लोगों ने सफिशिएंट दे रखा है, ठीक है। अगर ये सफिशिएंट हम लोगों ने एरिया इस तरह का दे रखा है तो अब उसके चलते क्या होगा, हर एक इस पॉइंट के ऊपर फोर्सेस आते जाएंगे, डैमेज होने के चांसेस हर पॉइंट पे ही जनरेट हो जाएगा। अगर हर पॉइंट पे जनरेट हुआ तो उससे प्रॉब्लम ये है कि अब इस मेंबर का फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये वाला जो पोर्शन है इसको चेक करो, इसमें फोर्स आएगा तो सही यहाँ से, लेकिन वो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सर्कुलर में देख लो वही आइडेंटिटी है, ठीक है, कि फोर्स यहाँ से आएगा और वो इस तरह से फ्लो होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। वो इसके ऊपर रुका नहीं, क्यों नहीं रुका, क्योंकि स्ट्रेसेस को जनरेट होने के लिए वहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया की जरूरत है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हम लोगों ने सर्कुलर सेक्शन में मिलता ही नहीं है। सर्कल की तो यही तो एक आइडेंटिटी होती है कि उसके अंदर आर की वैल्यू कांस्टेंट है, और आर की वैल्यू कांस्टेंट है मतलब उसके हर पॉइंट पे वो डिस्कनेक्टेड है प्रीवियस पॉइंट से, और डिस्कनेक्टेड होगा तो कांटेक्ट एरिया मिलना नहीं है, कांटेक्ट एरिया नहीं है तो फोर्स इजीली चला जाएगा। तो आई होप ये जो पहले दो स्टेटमेंट जो मैंने बोले थे वो अब आपको बहुत अच्छे से इसमें रिलेट हो जाएंगे कि यहाँ हमारे पास में कांटेक्ट एरिया सफिशिएंटली मिल रहा है, हम रुके हुए हैं उसके सामने, यहाँ हम लोगों ने कांटेक्ट एरिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब उन्हीं दोनों से फर्दर रिलेट करो। अगर फोर्स की इंफॉर्मेशन है, मतलब हमें पता है कि फोर्स कैसे डैमेज करने वाला है, तो उस केस में हम लोग फिर कौन सा दे देंगे, फर्स्ट रेक्टेंगुलर शेप देंगे या सर्कुलर देंगे। फिर उसमें फोर्स की इंफॉर्मेशन है, फोर्स कैसे डैमेज करने वाला है, तो उस केस में हम लोग डेफिनेटली देंगे उसके अंदर रेक्टेंगुलर। जब हमें ये नहीं पता है कि फोर्स कैसे उसको डैमेज करने वाला है या किस तरह से उसके ऊपर फोर्स आने वाला है, तो हम लोग क्या दे देंगे, सर्कुलर। फोर्स पता ही लगेगा, चुपचाप वहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। पहले मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। कि जब भी कभी ये अरेंजमेंट इस तरह से दिया जाता है तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसमें कॉन्टैक्ट एरिया कम है, डैमेज होने के चांसेस कम होंगे। अब मैं यहाँ तक का जो पॉइंट है या जो कंसेप्ट है, क्योंकि यही एक पॉइंट है जिसमें आपका पूरा टनल इंजीनियरिंग के जो कंसेप्ट हैं वो आपको समराइज होते हुए दिखाई देते हैं, तो मैं एक बार इसको फिर एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। वापस समझना, if we know the exact in case of soil engineering there will be uh, so many experiments we have to perform just to understand the soil behavior below the surface. Reason for that, because soil is whatever the soil strength we have calculated, that is based only on the shear strength of the soil. We have neglected the effect of the compressibility. Of course it is considered and it is calculated by, but not in a general cases, or uh, always we have taken an assumption that the soil particles are incompressible, but that is our assumption, and it is not the case that all the soil particles have assumed and they have accepted this term as a assumptions. Whenever the force intensity is going to be increased on the soil particles, those soil particles are going to be damaged, and that's why in that condition there will be some amount of the deformation that we have neglected at the time of the calculation. That's why whenever a construction is going to be completed, so after the completion of the structure, the settlement whatever we have calculated as per the calculated value and real values, there will be some amount of the difference, and of course for that we have provided, and we always consider the factor of safety just to take care all these variations or all these calculation errors whatever we have performed or we have taken at the time of the calculations time, right? So let's say let's understand this concept. In case of reality, just below the structure we have assumed that the soil particles are incompressible and that soil is visible to us, and still we have to perform so many tests to understand how the soil particles are going to behave at the time of the application of the forces. But now whenever it is our compulsion to provide the tunnel arrangement, in that condition it is almost impossible to understand how the particles are going to be available inside the that tunnel arrangement. Of course after experiments and so many tests we can predict, but it is not 100% sure that we can exactly say that this is actually going to be the soil behavior whenever the force is going to be transmitted or we are going to provide as a tunnel arrangement. So we can say that the chances of surety in case of the tunnel engineering will be less to predict the soil behavior.
reason for that, because we have only, it is our incapability to understand the all behavior of the soil particles. So we have concluded, we have assumed, or we have considered these two definitions, or we can say that the exact definition of the stress, that is the resisting force divided by the cross section area. So we can say that if the cross sectional area is higher, then the resisting capacity is higher, or we can say that the force intensity can be transmitted to the particle easily. But if the cross sectional area is higher, now जो हमारे पास में पॉइंट है वो ये, if the force information is fully available and we know the how the force is going to be applied, then in that condition we can say that the higher amount of the cross section area can be provided to transmit the applied forces. And at the same time, if the force intensity is not known to us and we do not know how the force is actually going to occur, and how the force is actually going to be applied to the surfaces, then in that condition we will try to provide a surface so that the least contact area will be available, which is going to encounter the force effect. So we can say that all the shapes of the tunnels are broadly divided into two segments. First one, which those tunnels are having as a bigger cross sectional area or contact area for the forces, and the second one, in that condition the force, the contact area is less. So if we understand these two concepts, then we can say that the first one, rectangular shaped tunnel, is going to have as a huge amount of the contact area for the force transmission, and in that circular conditions the contact area is going to be less. So now aim is to identify in which condition or what type of the soil we have to provide the rectangular shape of the tunnel and circular tunnel for another type of the soil condition. So let's say there are two types of the soil. First one is the hard rock strata, and the second one is the soft soil conditions or the soft rock conditions. Now how will you differentiate these two terms? Hard rock strata can be understood in this manner, like if there is a solid rock is available, then in that condition we can say that the huge amount of the force is going to be applied on that surface. अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये हमारे पास में पूरा का पूरा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो मैं कहूँ कि लेट्स से पूरा का पूरा एक बिगर हमारे पास में रॉक का पीस मिला हुआ है, मतलब आप ऐसे समझो इस बोर्ड के इक्विवेलेंट हमारे पास में एक सिंगल रॉक पीस मिला हुआ है। उस रॉक पीस के अंदर अगर मैं इतना ही एरिया अगर कट करता हूँ, ठीक है, सिर्फ इतना ही एरिया हम लोगों ने अगर कट किया है, तो रॉक पीस ये पूरा है, पूरा बोर्ड के इक्विवेलेंट है, तो क्या बोर्ड या जो रॉक है क्या वो अब कोलैप्स हो पाएगा कभी भी? यहाँ पे समझना है इस बात को कि मैं कहूँ कि पूरे बोर्ड के इक्विवेलेंट अगर हमारे पास में रॉक पीस था और हम इतना ही एरिया को उसमें एक्सकेवेट करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि इतना रॉक का पोर्शन या ये जो रॉक का पोर्शन है वो कोलैप्स होकर नीचे आ जाए यहाँ पे? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा आएगा, लेकिन ये भी तो हमें पता है कि ये वाला तो कोलैप्स ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सिंगल पीस में मिला हुआ है, यहाँ पे उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, अगर उसके बॉन्ड यहाँ पे टूट जाते तो वो इजीली कोलैप्स हो जाते। तो हमें इतना पता है कि जब हमें रेजिस्टिंग कैपेसिटी जब ज्यादा होगी तो हम लोग डेफिनेटली ये वाला अरेंजमेंट वहां पे दे सकते हैं। अगर रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम है तो हम लोग ये अरेंजमेंट नहीं देंगे, ठीक है। अब इस लाइन को यहां से रिलेट करो, ये वाला जो अरेंजमेंट है, देखो होता है सर्कुलर सेक्शन ही है, लेकिन सर्कुलर सेक्शन के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो बनते हुए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, ये तो कंप्लीट सर्किल है, ये हो गया, इसका नाम दिया गया डी शेप्ड टनल, ठीक है। अब यहां से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कैपिटल डी की तरह से दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज अ डी शेप्ड टनल। तो अब इसमें देखो टॉप से फोर्स आएगा तो वो इस तरह से जाएगा, नहीं कहते कि एकदम सर्किल की तरह से, लेकिन एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर सेक्शन डेफिनेटली यहां हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट एरिया रेक्टेंगुलर के कंपेरिजन में यहाँ कॉन्टैक्ट एरिया कम है। और अगर ये लाइन समझ में आए तो अब इससे आप रिलेट करना कि जहां कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो डेफिनेटली जितने भी जो रॉक के पार्टिकल्स होंगे वो रॉक के पार्टिकल्स की आपस में बॉन्डिंग कम होगी या ज्यादा? लाइन वापस समझना, अगर हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट है जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ से अगर जब फोर्स ट्रांसमिट करना होगा तो ऐसे कंडीशन के टाइम पर जो रॉक के जो पार्टिकल्स होंगे या जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके आपस में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग की रेजिस्टिंग कैपेसिटी उस समय कम होगी। अगर वो रेजिस्टिंग कैपेसिटी ज्यादा होती, टूटने के चांसेस ही नहीं होते, तो हम ये क्यों देते, हम ये दे देते। रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम है, टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए हम लोगों ने
ये अरेंजमेंट वहां पे दिया हुआ है वही लाइन में, बस उसी लाइन को अगर आप देखो समरी अगर टॉपिक की क्लियर है तो उसके बाद में उसको हर जगह आप लोग इजीली रिलेट कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आसानी से आप लोग उसको मैं रिलेट करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसे दिया जाता है हार्ड रॉक स्ट्रेटा के अंदर। ठीक है, दूसरा कंडीशन हार्ड रॉक सॉइल जो होती है वहां दिया जाता है। अब इसी में देखो, अगर हार्ड रॉक स्ट्रेटा है तो क्या एक्सकेवेशन कॉस्ट भी इसमें ज्यादा हो जाएगी। ये वाला जो अरेंजमेंट है इसमें जब देखेंगे तो ये भी हार्ड रॉक में है, ये भी हमारे पास में हार्ड रॉक होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास में रेजिस्टिंग कैपेसिटी इसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा है, तो ये भी यहाँ पर रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम है यहाँ पर होगा, लेकिन बोल्डर्स के टाइप में जो होता है ये वहां के साथ मिला हुआ है, तो ऑफकोर्स इसमें अदर्स के कंपैरिजन में कह सकते हो कि यहाँ रेजिस्टिंग कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन ऑफकोर्स जो भी रेजिस्टिंग कैपेसिटी मिली है वो इससे तो कम है। अगर बहुत ज्यादा होती तो हम ये लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक सिंगल रॉक पीस होता तो हम लोग ये अरेंजमेंट है जो इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में एक्सकेवेशन के लिए जब चेक करोगे तो इसमें एक्सकेवेशन में ज्यादा टाइम लग जाएगा, पैसा भी ज्यादा खर्च होगा, इसमें नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसानी से हम लोग इसमें एक्सकेवेट करने में कैपेबल होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अभी तक हमारे पास में ये था, ये हो गया हार्ड रॉक स्ट्रेटा के अंदर, इसको रॉक स्ट्रेटा में बोलेंगे, या फिर इसमें रेजिस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसमें रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम है, इसमें एक्सकेवेशन कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें कम होगा। ये दिया जाता है बेसिकली पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक के लिए, जिसमें हम लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं जिसमें मूवमेंट कम हो, तब इसके लिए दिया जाता है। और इसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं सबवेज के लिए, जिसमें हम लोग जो व्हीकल्स का मूवमेंट है वो भी कम करना होता है। रीज़न इसका सिर्फ इतना सा है, बॉटम पोर्शन में यहाँ पर स्लोप दे रखा है, अगर स्लोप होगा तो डेफिनेटली उसके चलते जितने भी जो व्हीकल्स की टेंडेंसी होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर आने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इसे हम लोग प्रोवाइड करते कहाँ पर है, ये तब दिया जाता है तब जब कहीं पर पास में या सामने हम लोगों को एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब पानी है सामने तब होगा। आप इसको इस तरह से मेरे साथ एक डायग्राम में विजुलाइज करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो, एक होता है कि हमारे पास में जब जैसे ये हिली एरिया है पूरा, यहाँ से इधर से कोई हिली एरिया है यहाँ तक, और हमें टनल ऐसे बनाना है। ठीक है, टनल इस तरह का शेप में आ चुका होगा। अब उस टनल के अंदर पानी दो तरह से आ सकता है, या तो स्टार्टिंग से ही बहता हुआ ऐसे चला जाए, ठीक है, या फिर बीच बीच में से कहीं से सीपेज होता हुआ जाए। जो बीच में से सीपेज के थ्रू जो वाटर आएगा वो ज़्यादा डेंजरस होगा, उसमें क्रैक है, और क्रैक के चलते एक बार पानी आया तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होंगे उसमें, ठीक है, कोलैप्स होने के भी चांसेस होंगे, डर होता है जो। लेकिन और दूसरा होता है उस केस में तो हमें रेमेडीज और ढूंढनी पड़ती है, लेकिन इसके अगर सामने पानी है, ठीक है, और वहां उस पानी के लिए अगर हमें रास्ता देना है तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां से दोनों साइड से स्लोप लेते हैं, मिड में एक छोटा सा स्लोप लेके फिर यहाँ पे क्या है संप बना देते हैं, पानी यहाँ से कलेक्ट करते हैं और शाफ्ट के साथ में पानी, मतलब एक तरह के जैसे होल होगा टॉप में टनल के, और वहां से पानी को आउटसाइड यहाँ पे थ्रो कर दिया जाता है। ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग रखते हैं जब पानी को अनअवॉइडेबल होता है हमारे पास में, उसके एंट्री करने से रोक नहीं सकते हम लोग तब, क्योंकि कोशिश यही करते हैं कि पानी को रोक दिया जाए। लेकिन अगर पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, जो वॉल वगैरह बनाना होगा उसमें भी प्रेशर के साथ में उसको डिजाइन करना होता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है अगर ये पॉसिबल है तो। नहीं तो हमेशा कोशिश यही की जाती है कि पानी को बाहर के बाहर ही रोक दिया जाए, नहीं तो फिर उस केस में ये होता है कि लास्ट में जाके फिर यहाँ से अगर स्लोप के साथ आता है पानी को फिर यहाँ से कलेक्ट करके बाहर भेजा जाता है। तो ये अरेंजमेंट तब देते हैं। अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट होगा तो बहुत माइनर स्लोप होता है, ये डायग्राम में जितना दिख रहा है इतना बिगर स्लोप नहीं होगा, बहुत माइनर स्लोप के साथ आएगा, लेकिन स्लोप है इसके चलते व्हीकल्स का मूवमेंट इसमें ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये है थर्ड जो है सर्कुलर सेक्शन जो दिखाई देता है। सर्कुलर सेक्शन का जो कंसेप्ट है पहले एक बार वो आप समझ लीजिए। देखो, सर्कुलर सेक्शन की जो आइडेंटिटी है वो बाहर जो मिलती है वही आइडेंटिटी उसके इनसाइड भी मिलेगी। अब आपको इसको इस तरीके से समझना कि जब भी कभी जैसे हम लोग रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर्स में जो पानी का फ्लो होता है वो पूरा का पूरा पानी का फ्लो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स तो बड़ा वर्ड है, नहीं तो सीधा सिंपल उसको बोले तो mg sin थीटा फोर्स होता है जो आगे की डायरेक्शन में उसको कैरी करता हुआ चलता है। ठीक है, और उसके टॉप मोस्ट सरफेस के ऊपर रिवर वगैरह के जो पानी है उसके टॉप सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है। ये दो आइडेंटिटी हैं जिन्हें हम लोग ध्यान में रखते हैं और उसके बेसिस पर ये सर्कुलर सेक्शन को यूज किया जाता है। कैसे? जैसे हम लोग पानी का फ्लो करवाना होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेन रन वाटर अगर जाना है, रन ऑफ वाटर अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग एक सर्कुलर सेक्शन बना देते हैं
और वहां से हम लोग क्या करेंगे, उसमें टॉप सरफेस पे गैप छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में आसानी से टॉप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, थोड़ा सा टिल्टेड होगा तो वो mg sin थीटा से कैरी हो जाता है। लेकिन रन ऑफ के साथ में अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह भी आते हैं तो फिर उस केस में बॉटम में यहाँ पे एक छोटा पोर्शन होगा जो कि थ्रस्ट के साथ, या यूं कहो कि जिसमें कि वो बॉटम वाले पोर्शन पे अलग से जब कभी हाई स्पीड से हमको पानी मिलेगा तो ही वहां से होता हुआ जाएगा और जितने डस्ट पार्टिकल थे वो सारे कैरी हो जाएंगे। ठीक है। अब सीवर लाइंस की जब बात करते हैं तो सीवर लाइंस के साथ में होता ये है कि वहां पर जो पानी हमें मिलने वाला होता है वो 24 आवर्स कभी नहीं होता। मतलब सिविल लाइंस का जो बेसिक है वो ये है कि सिविल लाइंस में कभी पानी 24 आवर्स मिलता नहीं है। 24 आवर्स अगर पानी नहीं है तो उस केस में प्रॉब्लम ये है कि दो ही टाइम मिलने वाला है, और सिविल लाइंस के अंदर अगर कोई भी जो मटेरियल है, अगर सीवेज है, अगर वो डिपॉजिट हो चुका है और उसके लिए अगर हम लोगों ने पानी अगर जैसे 1-2 दिन 4 दिन ऐसा नहीं मिला हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होगा कि उस केस में फाउल केसेस वगैरह आएंगे, उसका प्रेशर भी क्रिएट होगा, अननेसेसरी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होते हुए दिखा। तो इन सब से बचने का एक बेस्ट तरीका बनाया गया, क्यों ना हम लोग एक ऐसी शेप दे दें कि जिसके साथ में उसको जब भी पानी मिले विद द लेसर अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट डिपॉजिटेड मटेरियल विल बी शेयर ऑफ इजीली। और उसी के लिए अगर उसको हमको बहुत इजीली शेयर ऑफ करना है तो अब उसी का रिवर्स रह गया यहाँ पे कि हमको फिर वहां पर एक ऐसा जो इनसाइड शेप है वो ऐसा देना चाहिए कि जिसमें कम से कम एफर्ट्स के अंदर पूरा मटेरियल शेयर ऑफ होता हुआ दिखाई दे। और अगर ऐसी जब हम बात करते हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास में जो शेप जो रह जाता है वो फिर एक ही शेप रहता है जिसमें कॉन्टेक्ट एरिया कम होगा, और वो शेप है सर्कुलर। इसी सर्कुलर की शेप के साथ में हम लोग जब उसको रन ऑफ के साथ में क्लब कर देते हैं तो होता तो सर्कुलर है, लेकिन उसी को जब हम लोग रन ऑफ वाले के साथ देखते हैं तो थोड़ा सा ऐसा बन जाता है। उसी को एग शेप्ड हम लोग टनल यहाँ पे बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें हम लोग ये क्लीनिंग की जो बात करते हैं, इसको एनवायरनमेंट में एक अलग नाम से पढ़ाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी ये अलग से कोई टर्म नहीं है, बेसिकली अगर आप इसको समझो तो ये सर्कुलर सेक्शन की वो आइडेंटिटी है जिसके साथ में इसको अटैच किया जाता है। अब अगर ये छोटा सा कंसेप्ट तैयार हुआ तो इसके जो पॉइंट्स है वो कैसे होंगे वो सुन लो। सबसे पहला, वाटर कैरिंग पर्पस हो या सीवर लाइंस के लिए हो, क्या डेफिनेटली हमारे पास सर्कुलर सेक्शन एक्सेप्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस तरीके से देखना, ये अपने आप में सर्कुलर है, इनसाइड तो इसने अपने आइडेंटिटी को सर्व कर ही दिया, लेकिन आउटसाइड भी क्या अपनी आइडेंटिटी को सर्व करेगा? कौन सा? सॉइल की रेजिस्टिंग कैपेसिटी होगी तो वो क्या होगी, कम होगी या ज्यादा? अगर ये ऐसा शेप है तो डेफिनेटली रेजिस्टिंग कैपेसिटी क्या है उसमें, कम। तो बेसिकली इसको हम लोग सॉफ्ट सॉइल कंडीशन या सैंडी सॉइल्स हैं वहां इसको हम लोग दिया जाता है, या कोहेजन लेस सॉइल्स होते हैं वहां इसको दिया जाता है। ठीक है, वो तीनों एक ही तरह के हो गए हमारे पास में। अब यहाँ इसके बाद में जो ये नेक्स्ट रहता है, ये इसका टॉप सरफेस जब देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट कैपिटल डी जैसा ही है। ठीक है, तो वो भी अपने आप में सर्कुलर सेक्शन की आइडेंटिटी है, उसे ही सर्व कर रहा है। इसमें ये रह गया कि यहाँ पर बॉटम में जो हमने दिया है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि ट्रैफिक का मूवमेंट क्या अब अपने आप में बहुत इजीली और कंफर्टेबल हो जाएगा यहाँ पे। आई होप ये लाइन समझ में आया कि ऐसा देने का हमें बेनिफिट ये मिलता है कि व्हीकल्स मूवमेंट होते हुए दिख जाएंगे। टॉप में यहाँ पर अगर सरफेस सर्कुलर सेक्शन या इस तरह से डी शेप जो दे रखा है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि जो भी कोई सॉइल का कोहेजन लेस सॉइल या सॉफ्ट सॉइल जो है वो इजीली फोर्स ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा, इनके ऊपर कभी भी वो डायरेक्टली फोर्स नहीं आ पाएगा। तो और इसका जो शेप है वो हॉर्स शू शेप होता है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है हॉर्स शू शेप्ड टनल, ये इस तरह से बोलते हैं। मैं यहाँ तक का टॉपिक एक बार आपको वापस से कन्विंस कर देता हूँ, फिर हम लोग इसके एक पॉइंट्स को बना बना के लिखते हैं। ये इतना डिटेल में जाने का इसके पीछे रीज़न देखो, ये है पीएससीज के क्वेश्चन जो होते हैं या फिर जो टनल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन जो पूछे गए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यही कुछ स्टेटमेंट से जो बनते हैं। एग्जाम में थोड़ा बहुत प्लस माइनस करता है, लेकिन अगर उनका आपको बेसिक लाइन पकड़ा हुआ है तो उसके बाद में आप बहुत इजीली इनको ग्रैब करते हुए चले जाओगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसके डिटेलिंग देता हूँ यहाँ पर, ये टॉपिक है इसीलिए ताकि एक बार आपका डिटेलिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली इसको कैरी कर जाओगे। ठीक है, तो आप इसको आगे चेक करना, मैं यहाँ तक का रिविजन देता हूँ। This type of the particular arrangement is provided whenever the resisting capacity of the rock or soil is higher. Basically, in case of the hard rock strata, this type of the arrangement is provided, and the bottom surface, this particular rectangular section will have the higher excavation cost, and that is basically provided for the pedestrian traffic. Now, this D-shaped tunnel, in case of bottom portion, there is a slope. That slope is provided for the drainage purpose, and in that condition the movement of the vehicles
is not possible for the large number of the vehicles. Reason for that, because we have provided, and it was our compulsion to provide the slope, so that's why it is not possible for the vehicles movement. That is basically provided for the less number of vehicles movement or for subways. Excavation cost will be less as compared to the second arrangement. Now the third arrangement is circular section. Circular section identity will be applicable outside surface or inside surface. In both the cases we can get the same identity. We can in case of river, we understand that the total flow of water is possible due to this gravitational force, that is nothing but as a mg sin theta. On the topmost surface of the river there is an atmospheric condition, and these two elements are going to be clubbed together whenever the water or sewage is has to be flow in a that tunnel. So that shape is nothing but as a circular condition, circular tunnel. So if we are going to provide the combined effect of that runoff plus sewage, then we have to provide the combination of these two. That is nothing but as a one circle and another circle, and the bigger shape is nothing but as a egg-shaped tunnel. So we can say that the egg-shaped tunnel is again going to be provided for the water purpose or for the sewer lines. Next is the identity is served inside, and the same is applicable to outside. Outside, if we have provided the least contact area, that means the soil resisting capacity is less. So it might be possible there will be chances of collapse. So to avoid that, we have provided the least contact area in a circular manner. Okay? And the last is horseshoe shaped tunnel. That is basically provided, the shape is almost similar to the horseshoe shape, and in that condition the one more advantage is that we have provided the horizontal surface in a bottom portion, and that's why the vehicles movement is possible. On the topmost portion again there is a D shape is available, so we can say that on the topmost surface the contact area for the soil particle is less, hence there will be less chances for the collapse conditions. If the resisting capacity of the soil is less, then all the particles are going to be transmitted their force in this manner. So these are the four different shape of the tunnels. Now I am going to write हेडिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो होगा वो इनके साथ साथ ही हम लोग इसमें लिखते हुए चलेंगे. ठीक है, फर्स्ट हो गया यूज फॉर सबवेज, सेकंड इन रॉक्स. ठीक है, ये हो गया पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक. सेकंड कॉस्टली कंस्ट्रक्शन. थर्ड इन hard rocks. Next is circular tunnel, good for water carrying purpose. Second, non-cohesive soils. For sewer line. ठीक है, next one is horseshoe shaped tunnel. First one for traffic purpose. Next for soft soils. ठीक है, ये हमारे पास में कुछ जो अरेंजमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से आपको दिए गए इसमें. टनल इंजीनियरिंग के अंदर अभी तक हमारे पास में शेप और साइज के जो कंसेप्ट थे वो रह गए. इसके बाद टनल इंजीनियरिंग में टनल्स को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक हो गया हमारे लिए इन हार्ड रॉक स्ट्रेटा और दूसरा होगा हमारे लिए सॉफ्ट सॉइल कंडीशन. दोनों का ही हमारे पास में टॉपिक है, दोनों को ही हम लोग इसमें चेक करते हैं. ठीक है, तो इनमें कौन कौन से मेथड्स हैं उनको एक बार देखते चलो. सबसे पहले हमारे पास में
ड्रिफ्ट मेथड इस ड्रिफ्ट मेथड के अंदर ये पूरा 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। सेकंड है हेडिंग एंड बेंच मेथड। ठीक है, इसके बाद में थर्ड हो गया फुल फेस मेथड, या फिर इसको बोलेंगे सर्कुलर सेक्शन। ये 3 मेथड है, तीनों के बारे में ही हमारे पास में थ्योरी है। मैं सबसे पहले ड्रिफ्ट मेथड के साथ स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद हेडिंग एंड बेंच मेथड, फिर हम लोग आगे कैरी करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये समझो, इस जैसे ड्रिफ्ट मेथड है कैसे होगा, किस तरह से दिया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम मेरे साथ पहले विजुलाइज कर लो, फिर इसको आसानी से आप कैरी कर पाओगे। तो आप ऐसे सोचो, यहाँ से एक रॉक है, ऐसे कुछ मतलब इस तरह से रॉक कुछ है, और हमें टनल ये बनाना है। टनल बनाने के लिए शेप कुछ ऐसा फॉर्म हो चुका है, ये शेप है, ये डी शेप में हो गया, नीचे रेक्टेंगुलर, दोनों का क्लब किया हुआ ये शेप मिला। अब उसमें ये शेप की पहले हमने आउटसाइड इसकी मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद में रेजिस्टिंग कैपेसिटी सॉइल की ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे बोल्डर्स टाइप के तो हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली टूट रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने इसकी जो मार्किंग किया उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया। मिडल पोर्शन, उसके बाद में साइड में 2, और लास्ट में बॉटम वाला। ठीक है, अब इसमें होगा ये, आउट ऑफ दीज 3 उसमें जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, दैट इज फर्स्ट मिडल पोर्शन, उस मिडल पोर्शन के अंदर पहले ब्लास्ट किए जाएंगे। ब्लास्ट करने के बाद में वहां से उस मटेरियल को अब आउटसाइड लेके जाना है। आउटसाइड लेके जाने के लिए क्या करते हैं, उसमें एक रेलवे ट्रैक बनाया जाता है। ऑफ कोर्स ये रेलवे ट्रैक हमारे पास में टेम्परेरी रेलवे ट्रैक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रैक को जैसे इतना पोर्शन है ब्लास्ट किया, डिब्रीज होंगी, तो एक रेलवे ट्रैक यहाँ लगाते हैं, उस ट्रॉली के अंदर पूरे जो ब्लास्टेड डिब्रीज हैं उनको कलेक्ट करते हैं और आउटसाइड ग्रेजुअली लेके लास्ट में जाके डंप कर दिया जाता है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मकिंग प्रोसेस। ठीक है, अब ये मिडल पोर्शन है, मिडल पोर्शन में एक्सकेवेशन, फिर ब्लास्ट करते हैं, फिर मटेरियल को थ्रो करेंगे आउटसाइड। तो इस तरह से पूरा लास्ट तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरा ही काम किया जाता है। तो जब ये पहला स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद में हमें स्टार्टिंग से एंड दोनों में एक क्रॉस वेंटिलेशन बोल सकते हो, या यूँ कह सकते हो कि मूवमेंट पॉसिबल होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जितने भी जो टनल्स के मेथड होते हैं उन सब में यही एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के अंदर वर्कर्स को वेंटिलेशन प्रॉपरली मिलता है। तो इसलिए ये मेथड थोड़ा सा यूनिक है, सेफ्टी भी इसमें ज़्यादा रहती है। लेकिन हाँ, ये जो फर्स्ट स्टेज जब इसमें कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होता है, उससे पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके बाद में जब ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एनलार्जमेंट वर्क जो है वो स्टार्ट किया जाता है। मतलब साइड वाला जो कवरिंग, साइड वाला जो सेकंड पोर्शन है उसको यहाँ पर एक्सकेवेट किया जाता है। ठीक है, अब जब साइड वाले पोर्शन को एक्सकेवेट करते हैं तो उसमें ये जो ट्रैक है इसे हटा दो। उसके बाद में अब वापस से सेकंड वाले पोर्शन के अंदर ब्लास्ट करते जाएंगे, डिब्रीज कलेक्ट होंगे, फिर ट्रैक को बनाओ और उसके बाद में थ्रो करते हैं। तो जब फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो जाएगा इस टनल के अंदर, तो ऊपर एक कैपिटल डी इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा और ये पूरा क्रॉस हमारे पास में होगा। ठीक है, तो एकदम खाली स्पेस है जो टॉप में दिखाई दे। उसके बाद जाके थर्ड स्टेज में यहाँ पर एक्सकेवेशन को, या थर्ड पोर्शन जो मार्किंग है यहाँ पर, मतलब इस टनल के अंदर थर्ड वाला जो पोर्शन है, बॉटम पोर्शन, वहां पर एक्सकेवेशन वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो जो ट्रैक इसके ऊपर था थर्ड पोर्शन के, उस ट्रैक को हटाओ फिर वापस से बनाए। तो बेसिकली इस मेथड के अंदर शेप तो बनता है ये वाला, लेकिन इस शेप को बनाने के लिए हमें टोटल एक्सकेवेशन को 3 स्टेजेस में लेके जाते हैं। फर्स्ट स्टेज मिडल वाला, सेकंड उसके साइड में एनलार्जमेंट वर्क, और थर्ड हो गया जिसमें हम लोग बॉटम वाले पोर्शन के अंदर। अब इस मेथड के अंदर वेंटिलेशन भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर सॉइल की रेजिस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तब जाकर इसको हम लोगों ने टुकड़ों में तोड़ा। आप इसको याद रखने के लिए इस तरह से रखते हो कि ड्रिफ्ट मेथड के अंदर हम लोग स्टेजेस में जाके उसका एक्सकेवेशन वर्क को परफॉर्म करते हैं, और जहाँ स्टेजेस में हो गया
तो वो हम लोग ये कह सकते हैं ऐसा तो सिर्फ हम लोग तभी एक्सकेवेट करते हैं तब जब हमें रेजिस्टिंग कैपेसिटी सॉइल का ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे डैमेज तो मतलब टॉप में है तो डैमेज तो होगा, उससे बचने के लिए दिया था टॉप में। लेकिन हाँ मतलब रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऐसा है कि उसमें वो इजीली नहीं वहाँ से हट पा रहा, उसमें टाइम कंज्यूम होता जा रहा है, तो उसको स्टेजेस में ब्रेक करते हुए हम लोग लेके जाते हैं। अब ये दूसरा मेथड देखो जिसको नाम दिया गया हेडिंग एंड बेंच मेथड। हेडिंग एंड बेंच मेथड भी ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों का शेप सेम है, बस इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस सिर्फ इतना सा आ गया कि इस मेथड के अंदर यहाँ पर कोई भी मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें एक्सकवेशन कैसे होगा किस तरह से, तो उसे समझना। जो ये हेडिंग एंड बेंच मेथड है सेम वही डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। हिली एरिया है, मतलब आप ऐसे सोचो हिली एरिया हो गया और इतना पोर्शन हम लोगों को टनल बना के देना है, तो उसमें जो ये फर्स्ट वाला हेड वाला पोर्शन है यहाँ पे ब्लास्ट किया जाएगा। अभी तो एकदम प्लेन सरफेस था, ब्लास्ट करेंगे तो ब्लास्ट करने के बाद में जो भी यहाँ पे सॉइल है वो रॉक्स होंगे उनको यहाँ से हटा के बाहर फेंक दिया जाएगा, और उसके बाद में जो इनसाइड रॉक में जो इनसाइड जो टनल है उसमें शेप ऐसा दिखाई देगा, पहले ये उसके बाद इस तरह से। तो ये आपको एक जैसे यहाँ पर फिर उसके बाद में बॉटम वाला जो पोर्शन है इतने पोर्शन में एक्सकेवेशन हो गया, तब भी आपको इनसाइड द टनल ये शेप है। फिर इतना पोर्शन को करोगे तब भी इस तरह से हो गया, फिर लास्ट में ये हो गया। तो इन शॉर्ट यहाँ पर हमको ये टोटल 3 स्टेजेस या 4 स्टेज जितने भी बने, हर किसी स्टेज के अंदर जैसा जो चेयर का शेप होता है वो चेयर का शेप कुछ ऐसा हुआ, तो उसके बेसिस पे इसका एक नाम दिया जाता है बेंच मेथड। हेड पोर्शन में पहले एक्सकवेशन करते हैं, देन आफ्टर द बेंच मेथड इज अप्लाइड टू एक्सकवेट द बॉटम पोर्शन, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज अ हेडिंग एंड बेंच मेथड। ठीक है, इसके बाद हो गया एक हमारे पास सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन में एक्सकवेशन थ्रू आउट द टनल एक फुल फेस पे किया जाता है, मतलब पूरे ही एक्सकवेशन एक साथ होगा, इसीलिए इसका नाम या तो सर्कुलर टनल बोलते हैं, नहीं तो इसको बोल देते हैं फुल फेस मेथड। अब इस टनल के अंदर जो दिया जाता है या अरेंजमेंट है एक्सकवेशन का वो प्रॉपर है, उसमें इशू नहीं। बस इसमें कंडीशन ये होती है कि जब भी ये टनल की आइडेंटिटी है सर्कुलर सेक्शन की, तो सर्कुलर सेक्शन के साथ में बस इतना सा इशू है कि आउटसाइड और इनसाइड दोनों अपने लीस्ट कॉन्टेक्ट एरिया की आइडेंटिटी को वो सर्व करता है। इसमें ये अरेंजमेंट हम लोग जैसे जब देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ये ट्रैफिक मूवमेंट के लिए नहीं होगा, सिविल लाइंस या पानी के लिए ही इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं कि बॉटम वाले पोर्शन को अगर जैसे हम लोग जैसे डीएमआरसी का कंस्ट्रक्शन या कोई भी जो होता है इस तरह का मेट्रो वगैरह के लिए, तो क्या करते हैं कि पहले इसके बॉटम पोर्शन को फिल कर दिया जाता है। फिल करने के बाद यहाँ पर ये अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से देते हैं, उसके बाद हम लोग ये रेलवे ट्रैक को बनाया जाता है यहाँ पे। इसमें होता ये है कि इस टनल के साथ में जब भी हम लोग अरेंजमेंट देंगे तो इनसाइड उसमें ये एक लेयर इस तरह से होती है कंक्रीट की, जिसके साथ में वो आउटसाइड का जो प्रेशर है उस प्रेशर को वो बैलेंस करता हुआ जाता है। ठीक है, ये बनाया जाता है कंक्रीट के साथ में इसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब एक बात सोचो कि हमारे पास ये सेक्शन बना दिया, लेकिन जितना ज्यादा बिगर सेक्शन सर्कुलर बनाएंगे, क्या उस केस में जो ये थिकनेस का जो रेशो दिया हुआ है या जो भी कंक्रीट का होगा, क्या उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू हमारे पास में जब ये है जितना रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है या जितने थिकनेस हम लोगों ने यहाँ दी होगी, जब बिगर टनल की बात करेंगे जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस सर्कुलर के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास में फिर ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पर ये वाला सर्किल के लिए अगर हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पोर्शन अगर दिया होगा तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इस केस के अंदर इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं फिर कि हम लोग फिर अगर सपोज इतना पोर्शन अगर हम लोगों ने मतलब इस तरह से अगर हम लोगों ने दिया होता, तो शायद हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर ये पूरा लोड को सर्व करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, लेकिन इसी से यहाँ पर एक थ्योरी बनती है कि जब भी कभी सर्कुलर सेक्शन को दिया जाता है तो उसमें यहाँ पर आउटसाइड के सर्कुलर सेक्शन होने के चलते कांटेक्ट एरिया कम है, लेकिन चारों साइड से उसको जब प्रेशर मिलता हो जाएगा तो उस केस में अब उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खुद टनल के लिए हमें इस तरह से थिकनेस बढ़ाना होगा। और जब थिकनेस बढ़ा दोगे तो उससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा होगा कि इस अरेंजमेंट के अंदर इतने पोर्शन के लिए जो कंक्रीट का कंजम्पशन है या मटेरियल का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए फिर एक दूसरी थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर जब बिगर सेक्शंस होते हैं तो इन्हीं में से कोई एक्सकवेशन वर्क को परफॉर्म कर दिया जाए। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ तब देंगे तब जब हमारे लिए एक्सकवेशन की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, तो यहाँ तक का जो टॉपिक है मैं एक बार रिलेट करा देता हूँ, उसको आपको रिपीट कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग लिखते हैं इसके लिए नोट्स। ठीक है, सबसे पहले ड्रिफ्ट मेथड, हेडिंग एंड बेंच मेथड, फुल फेस मेथड और सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, आउट ऑफ दिस टू इन केस ऑफ ड्रिफ्ट मेथड this particular tunnel will have the 3 segment. The first one is the middle portion and rest second
and the last one will be as a third portion. In case of this drift method, the first portion is going to be excavated in a first stage throughout the length of tunnel, and after completion of this particular first stage, the ventilation for the workers will be available easily, and at the same time the safety for the workers will also be available. Now the total material which we have transported with the help of this temporary railway track has to be removed again from the tunnel. Reason for that, because we want to excavate in the second portion, or the enlargement work will be started. Now the condition is, if the second portion is going to be excavated, and the same time we have to provide the railway track, and again the material is going to be filled in that trolley, and that trolley will carry the all the blasted debris from tunnel interior to outside the tunnel, and that is called as a mucking process. That mucking process is going to be repeated for after making the that first portion, and whenever this first and second portion is completed, now the excavation work will be started for the third portion. In that condition, the total shape remains the same for the next heading and bench method. The only difference between these two is the first one will have the higher resisting capacity of the soil, then only we will provide this drift method. If the resisting capacity of the soil as compared to the first case is less, then we will go for the heading and bench method. In that condition, what is the procedure? First condition is that the head portion is going to be excavated with the help of blast, of course. So that portion is going to be excavated, and after that inside the tunnel there is a shape, and whenever we are going to excavate the second bottom portion, in all the stages, the definitely we are going to get as a this type of the shape inside the tunnel, and that's why the name is given as a bench, because that is the shape of the bench. So the final name is heading and bench method. Head portion is provided due to the first excavation work is performed on the top portion or the head portion, then after the bench method or the bench word is applied. Reason for that, because bench method is applied to excavate the bottom portion. Later on, there is a one more method that is called as a circular section or full face method. Name is given as reason for that, because in the first condition, the total face or the total area is going to be excavated with the help of this tunnel. TBM or tunnel boring machine is used to excavate the circular type of the arrangement. DMRC is excavated, or DMRC total arrangement is provided with the help of TBM in that in the below the ground surface. Now the condition is, whenever we are going to provide this type of the circular section, we have to again fill the bottom portion if we want to provide for the transportation, and for the sewer lines or the for that water carrying purpose, we need not to apply any type of the arrangement, but for the traffic purpose we have to fill the bottom surface with the material, so that there will be a horizontal surface, then after it is possible for the movement of the vehicles. So the only problem in the circular section is that inside and outside remains the contact area less for the force transmission, but at the same time we have to provide and we have to increase the thickness of this inside layer. Reason for that, because being a circular section, it is going to get the forces from all the sides, and if it is the force intensity is going to be higher, then again it might be possible there will be chances of the collapse. So in case of the smaller shape of the tunnel, we have increased the thickness, so the all the materials are going to be resist the applied forces. So whenever this type of the arrangement is possible only for the smaller size of the tunnel, but in case of the bigger size of the tunnel, and let's say we have provided only this much thickness to resist the outside pressure, then it is not possible the total force will be transmitted easily. Reason for that, because if the thickness is less, then all the sides are going to be collapsed easily. Now for the bigger shape of the tunnel, if we have to provide the sufficient amount of the resisting capacity, then definitely this much amount of the extra material has to be provided, and in that condition the material consumption or the concrete consumption will be high, so to and the designs will be uneconomical. So to make designs economical, it is better that we should provide the combination of two arrangements, that is the topmost portion remains the circular, and bottommost portion we can provide as a rectangular section to get the minimum contact to get the contact area from the side, but to get the minimum contact for the from the topmost surface, or the pressure will be balanced easily. So these type of the arrangements can be provided. So the condition is, if you summarize all these topics, then out of these two we can relate in a one single statement that if the resisting capacity of the soil is higher, then we will go with the help of this drift method, and resisting capacity is less,
Then we will go with the heading and bench method. Drift method. Methods of tunneling in rocks. First one, number shows number shows order of excavation throughout the length of tunnel. This method is costly. It is generally recommended for ground conditions which are difficult to excavate. Next is enlargement work cannot be started until the central portion is constructed for the full length of tunnel. This method provides good ventilation for workers. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड ड्रिफ्ट मेथड, उसमें ये number shows the order of excavation throughout the length of tunnel. This method is costly. It is generally recommended for ground conditions which are difficult to excavate. Enlargement work cannot be started until the central portion is constructed throughout the length of tunnel. ठीक है, this method provides good ventilation for workers. ये इसका एक एडवांटेज है जो हम लोग इसमें इस तरीके से कंसिडर करते हैं. ठीक है.
heading and bench method. Same diagram, but the only difference is without marking. In the first step, head portion is made, then bench method is applied, to excavate bottom portion. ठीक है, heading and bench method. In the first step, head portion is made, then bench method is applied to excavate bottom portion. Next is full face method. This method is conveniently adopted for tunnels of smaller cross sections. And self supporting rocks. ठीक है, full face method. This method is conveniently adopted for tunnels of smaller cross sections and self supporting rocks. ये जो हमारे पास में मेथड थे, इनमें एक मेथड और है, कैंटिलीवर कार डंप मेथड. ठीक है, ये मेथड क्या है, इसको आप इस तरीके से देख लो कि इसमें जब एक्सकेवेशन वर्क को परफॉर्म किया जाता है, तो एक्सकेवेशन वर्क को परफॉर्म करने के बाद में हम लोग जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अभी तक हमारे पास में था वर्किंग प्रोसेस के लिए, हम लोग क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक बनाते हैं टेम्परेरी और उससे मटेरियल को आउटसाइड थ्रो कर देते हैं. इस मेथड में हम लोग जैसे सपोज ये टनल है, तो टनल के लास्ट यहाँ पर है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग यहाँ समझ लो, और ऐसा एक्सकवेशन, तो सारे मटेरियल को उसमें फिल करेंगे ट्रॉली में. जहाँ टनल एंड हो जाएगा उसके बाद में कुछ कैंटिलीवर पोर्शन निकला हुआ रहता है, बेसिकली स्टील गर्डर टाइप से होता है, उसके ऊपर ट्रॉली को रखते हैं और ट्रॉली लास्ट में जाके मटेरियल को डंप करती है. तो इतना पोर्शन जो है वो आउटसाइड टनल के हवा में रहता है, तो इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है कैंटिलीवर कार डंप मेथड. ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड with the help of cantilever steel girder. So for the dumping process of the excavated material, that's why the name is given as a cantilever car dump method. This is this can be asked easily, this can be asked in ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. सो इसका बस एक नाम याद रखिएगा, इसके अलावा स्टेटमेंट वगैरह कभी आपसे नहीं पूछा गया, तो यू नीड नॉट टू रिमेंबर द फर्दर थ्योरीज. नेक्स्ट है, ये तो था हमारे पास में टनलिंग जो हम लोग रॉक्स में चेक करते हैं. सॉफ्ट सॉइल में उसकी जो कंडीशंस हैं या सॉफ्ट सॉइल में जो मेथड्स हैं उन्हें चेक करते हैं. सॉफ्ट सॉइल्स, needle beam method,
American method, English method, four pulling method, that is also known as compressed air method। ठीक है, अब ये सॉफ्ट सॉइल कंडीशंस के अंदर ये कुछ मेथड्स हैं जो पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए देखोगे आपको नाम पता होना चाहिए, दैट विल बी सफिशिएंट। इनमें से सबसे ज़्यादा ये रहता है। अब ये मेथड क्या है इनको देख लो। ठीक है, आपको मैं विजुलाइज करा देता हूँ ताकि आप बहुत इजीली समझ पाओ। जैसे कि अगर सपोज ये पूरा रूम जो है, अगर वो हमारे पास में एक टनल है, स्टार्टिंग और एंड अगर मान लें, टॉप के ऊपर अगर हम लोग कहें रूफ पे, यहाँ पर अगर रजिस्टिंग कैपेसिटी कम है, फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग जो सपोर्ट्स देंगे, उन सपोर्ट्स की जो डिस्टेंस होगी आपस में, वो डेफिनेटली क्या होगी फिर, कम। ठीक है, दूसरा ये सॉफ्ट सॉइल कंडीशंस का एक बेसिक मेथड है। दूसरा इसके एक्सकवेशन करने के लिए एक नीडल बीम, एक होता है बीम हमारे पास में लॉन्गर मेंबर सेक्शन है, उसके साथ इस एक्सकवेशन वर्क को परफॉर्म किया जाता है, वो हमारे लिए नीडल बीम मेथड। अमेरिकन और जो इंग्लिश मेथड है, ये एज पर द रिक्वायरमेंट, या यूँ कहो कि इन्होंने मिलिट्री वालों ने ये मेथड बनाया था सिविल लाइंस के लिए, जिसमें कुछ मीटर की डेप्थ में एक्सकवेशन वर्क को हम लोग जो परफॉर्म करना चाहते हैं, वहाँ पे सिविल लाइंस के लिए इसको दिया गया था। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बेसिस पे जिनको दिया जाता है। इन सब में जो क्वेश्चन जो है आज तक जो ऑब्जेक्टिव में ही जो पूछे गए, एक तो मेथड के नाम पूछे गए, ठीक है। दूसरा इसका एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन बस ये था कि सॉफ्ट सॉइल कंडीशंस में हम लोग क्या किस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे कैरी करते हैं। तो आप इस तरह से समझ लेना कि सॉफ्ट सॉइल के अंदर जब रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम होती है, तो उस केस में जब हमें पूरे फोर्स को ट्रांसमिट करना होता है, तो सपोर्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस हम लोग कम रखेंगे और उसी से उस एक्सकवेशन वर्क को परफॉर्म करते हैं। इनमें से यूँ कहो कि सबसे प्रॉब्लमेटिक है या फिर जो ओल्डेस्ट मेथड है, दैट इज़ फोर पोलिंग मेथड, जिसका न्यू नेम है कंप्रेस्ड एयर टनलिंग मेथड है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, अब इस कंप्रेस्ड एयर टनलिंग मेथड के अंदर जब एक्सकेवेशन वर्क को परफॉर्म करते हैं, तो उसके आउटसाइड में अगर पास में कहीं पे नज़दीक में अगर वाटर बॉडी होती है, तो वाटर बॉडी के चलते जो प्रेशर जनरेट होगा उसमें कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में बचने के बस एक ही रेमेडी होती है कि आउटसाइड जो प्रेशर आ रहा है उसी के रिवर्स में प्रेशर अगर जनरेट करोगे, तो शायद हमारे लिए पूरा प्रोसेस ईजिली कंप्लीट होने में कैपेबल होता है। तो ऐसे ही कंडीशंस जब जनरेट होती है, तो इनमें क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रेशर का वेरिएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि वाटर बॉडी में कोई मूवमेंट हो जाए या फिर हम लोग सडनली पानी वहाँ से हट जाए, तो ये प्रेशर जो है बहुत वेरिएबल होता है। इसके लिए हमें वहाँ पे हमेशा कुछ इंजीनियर्स को सिर्फ इसलिए रखा जाता है जिसके बेसिस पर वो ये चेक कर सके कि जो प्रेशर का जो वेरिएशन है वो वहाँ पर क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग रिवर्स के प्रेशर को जनरेट करते हैं कंप्रेस्ड एयर टनलिंग मेथड के अंदर। ठीक है, अब इनमें से एक और ऑब्जेक्टिव है मकिंग प्रोसेस। ठीक है, वो इस तरीके से समझो, इट इज द रिमूवल ऑफ blasted debris from tunnel to outside the tunnel entrance। ठीक है, मकिंग प्रोसेस, इट इज द रिमूवल ऑफ ब्लास्टेड डिब्रीज फ्रॉम टनल इंटीरियर टू आउटसाइड द टनल एंट्रेंस। बेसिकली जो भी जितना ब्लास्टेड डिब्रीज होते हैं उनको कलेक्ट करके बाहर फेंकना, दैट इज कॉल्ड एज अ मकिंग प्रोसेस। मैं इसका टॉपिक एक बार फिर समराइज कर देता हूँ। ठीक है, वो आप इस तरीके से समझ लीजिए, hard rock strata and soft soil condition. Out of these two, if the resisting capacity of the soil is less, then the supports requirement will be high. To understand this concept, let's assume that this room is a
tunnel. So start and end, there will be two openings, and the total area is a closed area. In that condition, if the topmost intensity of the force is higher, so to avoid the collapse condition, it is better that we are going to provide the supports at lesser spacing. So in that condition, we can say that the total arrangement is going to be safe, and at the same time, with the help of a needle beam or a long member section, the total excavation work is going to be performed, and that is called as a needle beam method. American and English methods are just based on their local conditions. So this American method was developed by the US Army for the excavation of the civil lines purpose. And four poling method is the oldest method for the soft soil conditions, and that is, and its new name is compressed air tunneling method. In that condition, what is the theory that, so whenever there is a nearer to water body, and if you want to provide for excavation of the tunnel, so outside pressure must be balanced by the inside pressure. So in that condition, we have to generate the pressure that for the avoiding of the collapse condition. So the if the total body is going to be done in a proper manner, then the total excavation work can be performed easily. But at the same time, if there is a movement in the water body, then it might be possible the pressure is going to be changed, and at the same time, let's say the water is removed from that outer side, then it might be possible the total excavation work may collapse. So to avoid that condition, the total pressure variation must be checked on the regular basis. So that is the idea behind for the compressed and tunneling method. That is the new name of this four poling method. And mucking process is the removal of blast area. That is the almost syllabus for your tunnel engineering.